जब इस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले टीम इंडिया हॉट फेवरेट थी। हर कोई ये जान रहा था कि हम लोग हिस्ट्री रिपीट भी करेंगे और डिफीट भी करेंगे। लेकिन उसके बाद जब लीग स्टेज के मैच शुरू होते हैं तो सबसे पहले यूएस, फिर नामीबिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद नेदरलैंड्स। इन चारों मुकाबलों में कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं रही और उसके बाद भारत ने हालांकि चारों मुकाबले कन्विंसिंगली जीत लिए। हम पहुंच भी गए। इसके बाद जब सुपर 8 शुरू होता है तो उसमें पहला ही मुकाबला हम हार जाते हैं। और किसके साथ हारते हैं? साउथ अफ्रीका से। लेकिन उसके बाद भारत की टीम 2 लगातार मुकाबले जीतती है और आज कंफर्टेबली हम लोग पहुंचे हुए हैं सेमीफाइनल में। लेकिन सेमीफाइनल में टक्कर है इंग्लैंड के साथ, वही इंग्लैंड जिसने 2022 में हमें हराया था, सेमीफाइनल में हराया था और वो ऑस्ट्रेलिया का मैदान था, एक तरफा हरा दिया था। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आखिर किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है और कौन पहुंच रहा है फाइनल में, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उज्जवल और मृणाल। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले तो उज्जवल, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये मुकाबला, एक तरफ हैरी ब्रुक कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव है। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस मुकाबले में? वानखेड़े में ये मैच है। देखिए, होम एडवांटेज के हिसाब से हम देखें तो भारत का पलड़ा ऑब्वियसली भारी है और मैच भी है वानखेड़े में, तो भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन सेमीफाइनल आसान नहीं होता है किसी भी टीम के लिए। आप कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलो, ज़रूरत है कि उस दिन आप कैसा क्रिकेट खेल रहे हो। भारत ने, आप देखे होंगे कि पिछले कई सीरीज से जिस तरह का क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन अफ्रीका से हार के बाद भारत को एक झटका लगा और भारत थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचा है कि जब हम जो अटैकिंग क्रिकेट लगातार खेल रहे थे उस तरह का क्रिकेट ना खेल के अगर हम बॉल के मेरिट के हिसाब से क्रिकेट खेलना शुरू किया। पिछले मैच में संजू सैमसन की पारी याद होगी, वो लगातार हमला नहीं कर रहे थे। वो उनका एक दिमाग में ये सेट हो गया था कि मुझे आखिरी तक खेलना होगा। और चेज करते समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक आपका टॉप 3 में से एक कोई खिलाड़ी आए और 20वें ओवर तक मैच को फिनिश करके जाए, तब चेज कर पाएंगे, वरना आप चेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत ने जिस तरह से अपना रणनीति को बदला है, वो ज़रूरत है कि अगले मैच में उसी रणनीति के हिसाब से जाए। जैसा मैच में सिचुएशन क्रिएट हो, जैसा पिच खेले, जैसा सामने वाली टीम खेले, उस हिसाब का क्रिकेट हम खेले तो हम ऑब्वियसली इंग्लैंड को हराने में सक्षम रहेंगे। यानी कि सिचुएशन को एनालाइज करके ही हमें अपनी रणनीति को बनाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मृणाल, ये क्या हो रहा है मृणाल? ईशान किशन 2 हाफ सेंचुरीज लगाते हैं, हमें लगता है शायद आगे उनकी वो गाड़ी दौड़ गई है, लेकिन फिर उनकी आउट ऑफ फॉर्म हो गई। अभिषेक शर्मा का क्या करें? 1 हाफ सेंचुरी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको कि हालांकि संजू सैमसन है 97, ये जो भारत की ओपनिंग की खिचड़ी पक रही है, ये जो कंफ्यूजन है या जो हमें टेंशन हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम डिपेंड हो गए किसी एक खिलाड़ी पे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखिए, भले ही हम जीत गए हैं, बहुत बढ़िया बात है, पहुंच गए सेमीफाइनल में। एक भी बल्लेबाज 30 तक नहीं पहुंच पाया सिवाय संजू के, ठीक है। तिलक वर्मा 27, उसके बाद कोई 20 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखिए, समझिए इस बात को कि भाई इंडिया की जो बैटिंग कोलैप्स हो रही है, कोई एक खेल रहा है तो हम जीत जा रहे हैं, कोई नहीं खेल पा रहा है तो हम हार जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेमीफाइनल है, फाइनल में जाने का रास्ता है। तो मेरा ये मानना है कि भाई एक ना वो, आपने सुना होगा गौतम गंभीर ने बोला था किसी एक की वजह से नहीं जीत रहे हैं, छोटी छोटी पारियों की वजह से भी हम जीत रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी पारियों को भी तो थोड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा तो बड़ा बनाए। 20-30 रन जोड़ के मुझे नहीं लगता कि हम एक खिलाड़ी पे डिपेंड हो जाए जो 97-98 रन बना रहा है और हम जीत रहे हैं। जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारी बैटिंग लाइनअप को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ईशान किशन बहुत अच्छा खेल रहे थे, अभी पता नहीं फिर उन कैसे बैकआउट पे चले, मतलब बिल्कुल पीछे जाते हुए नजर आ रहे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ अभिषेक शर्मा खेले हैं। मेरा यही, फिर से मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं तो भाई उनको तो खेलना पड़ेगा। और अब तो भाई सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे तो अब कब खेलेंगे? तो मेरा ये मानना है कि प्लीज़ डिपेंड ना होए, अपनी स्ट्रेटेजी लाएं, अच्छे से खेलें, हर एक बल्लेबाज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। अब जैसे संजू ने भले ही 97 बना दिया है तो अब उस पर डिपेंड ना हो जाए जाके, जैसे हम ऑलरेडी डिपेंड थे, ईशान खेल रहा है, अभिषेक खेल रहा है, हम तो जीत जाएंगे। नहीं भाई, संजू पे अब डिपेंड ना होए, सब खेलें, सब अच्छे से खेलेंगे तो हमारा फाइनल में रास्ता बहुत आसानी से जाएगा। लेकिन अगर फिर से कोलैप्स देख रहे हैं अगर आप कि गिर रहे विकेट, तो फिर हम एक के बारे में कि भाई तू चल ले आज, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये चीज़। यानी कि अगर ये वीडियो कहीं से भी गलती से भी अगर गौतम गंभीर के पास अगर पहुंच रहा है तो उनको ध्यान देना पड़ेगा, भाई मृणाल आपसे संतुष्ट नहीं है, काम कीजिए। खैर, मृणाल ने कहा कि उज्जवल की किसी भी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपने भी साउथ अफ्रीका वाले जब हम प्रीव्यू कर रहे थे मैच का, उसमें अपनी बात कही, टीम गेम है, सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक जटिल समस्या की तरफ आना चाहूँगा। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी भारत ने 180 से ज़्यादा रन कंसीड कर लिए।
उसके बाद अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे ने भी 180 से ऊपर रन बनाए भारत के खिलाफ, वो हमने 250 बनाए, वो बात अलग है। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भी 199 बना दिए, 195 बना दिए। ये भारत की गेंदबाजी को क्या हुआ है, क्या चिंता की बात है? बिल्कुल, पूरे टूर्नामेंट में आप देखिएगा तो भारत की गेंदबाजी थोड़ा ही सही, लेकिन चिंता की बात तो है। बॉलर अगर जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए, हाँ सारे महंगे साबित हुए। हाँ बिल्कुल, जसप्रीत का, और किसी मैच में अगर अर्शदीप ने एक ओवर अच्छा डाला तो किसी और, हाँ, कभी रन भी पीटा जाता है, तो ये चिंता की बात है। लेकिन अब तो खैर उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, उस पर बात करना चाहते हैं कि इंग्लैंड के सामने हमारे जो स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर अक्षर पटेल हो, ये बहुत अहम गेंदबाज साबित होंगे, क्योंकि इंग्लैंड को स्पिन खेलने में दिक्कत होगा। और थोड़ा भी अगर पिच से मदद मिला तो वरुण चक्रवर्ती ने अगर सही लाइन लेंथ पे बॉल डाली तो इंग्लैंड की टीम कोलैप्स करेगी। ज़रूरत बस वही है कि हम एक सही बॉलिंग डालें, स्पिनर हमारे अच्छे परफॉर्मेंस करें। जसप्रीत बुमराह ऑल टाइम ग्रेट है, वो गॉट हैं, ठीक है, तो वो ऑल टाइम है, वो तो उनकी बात कोई नहीं है। लेकिन ये जो दो हमारे स्पिनर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, और साथ में अर्शदीप सिंह जो डेथ में भी अच्छे बॉलिंग कर सकते हैं और शुरुआत में भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं, तो इन सबको बॉलिंग अच्छा करना होगा। और हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जो पिछले बार भी हम आपसे बताए थे कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी दिन अगर हार्दिक पांड्या का दिन नहीं रहा तो शिवम दुबे एक आध ओवर निकाल के दे टीम को। लेकिन दोनों फिलहाल 10 के ऊपर से औसत से, हाँ, और कई बार आप देखे होंगे कि कैप्टन को ये दिक्कत भी होती है कि हार्दिक पांड्या को हम कहाँ यूज करें, कितना जल्दी ओवर निकालवा लें, क्योंकि कई बार डेथ में हार्दिक पांड्या बहुत रन खाते हैं, बच जाता है और 20-20 रन हाँ, देते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन जो है वो सूर्या को देखना होगा और उस हिसाब से बॉलिंग करनी होगी। स्पिनर अगर सही में अच्छा काम किए तो मैच जो है वो हमारे तरफ आएगा और इंग्लैंड की टीम जो है पीछे हो जाएगी मैच में। स्पिन के सामने उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल, स्पिन के सामने इंग्लैंड को दिक्कत होती है। लेकिन मृणाल, अगर हम ग्राउंड को देखें, ग्राउंड है वानखेड़े का। अच्छा, ये वही मैदान है, आपको याद होगा, आपने खबर भी बनाई थी, मुझसे डिस्कस किया था आप लोगों। नेपाल वर्सेस इंग्लैंड का मैच भी वानखेड़े में हुआ था और नेपाल सिर्फ 4 रन से हारा था। इंग्लैंड का वानखेड़े में ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, हाँ ठीक है, मीडियोकर टाइप का रिकॉर्ड है। क्या आपको लगता है कि, और वानखेड़े में हमने तो 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कुछ ही घंटों में मैच है, इंडिया की जो अप्रोच है, हमने गेंदबाजी पर बात की इनसे, लेकिन इंग्लैंड किस तरीके से भारत को देखेगा? देखिए, इंग्लैंड अभी इस टूर्नामेंट में देखे तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास नहीं है, बस हाँ, मतलब ठीक है, ओके है। वो बात अलग है कि तीनों मैच जीत गए। यस, बात यह है कि तीनों मैच जीत गए, मैं इसको लक ज़रूर बोलूँगी, लेकिन अगर देखें तो प्रदर्शन मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो वानखेड़े में उनके लिए मुश्किलें तो पैदा होगी, क्योंकि जैसे उज्जवल ने कहा भी, वो हमारा होम ग्राउंड भी है, हम जीते भी हैं, हम खेलते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुश्किलें ज़रूर पैदा होगी। हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे अभी बिल्कुल उज्जवल ने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया कि किस तरीके से चीज़ें होनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बल्लेबाजों के सामने, इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने कई ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां ला के रख देंगे, जहां पे उनको खेलने में थोड़ा हार्डनेस ज़रूर फील होगा। लेकिन जो वानखेड़े का ग्राउंड है, वहां पे ये भी मान लीजिए कि छोटा ग्राउंड है, छक्के चौके भी मिलते हैं, अच्छा खासा देखने मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बरसात तो दिखेगी आपको छक्के चौकों की। तो अब देखिए किसकी तरफ से दिखेगी, ये एक देखने वाली बात होगी, किसके पक्ष में जाएगी वो भी एक देखने वाली बात होगी। उज्जवल और मृणाल, एक एक करके मैं दोनों जो डिपार्टमेंट है इंग्लैंड के, उस पर आना चाहूँगा। उज्जवल, मैं आपसे गेंदबाजी इंग्लैंड का जो है उससे पूछना चाहूँगा। अगर हम देखें तो इंग्लैंड के पास मुख्य रूप से 2 अच्छे और तगड़े और अनुभवी गेंदबाज हैं, चाहे उसमें जोफ्रा आर्चर हो या फिर आदिल रशीद हो। लेकिन एक जो ये रेहान अहमद की मिस्ट्री आई है, एक ही मैच उन्होंने खेला कि अच्छा परफॉर्म किया, क्या लगता है आपको कि इंग्लैंड इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा? और भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें, किस गेंदबाज से भारत को डरना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले मैच में इंग्लैंड का रहा है, तो सेम टीम के साथ अब किसी भी टीम में बदलाव मैं नहीं देख रहा हूँ कि बदलाव होगा। सेम की टीम के साथ दोनों टीमें उतरेंगी। और आपने जहाँ तक रेहान अहमद की बात की, तो अच्छे बॉलर हैं जो इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो एक क्रूशियल खिलाड़ी तो हैं और ज़रूरत पड़े तो लास्ट में आके अच्छा स्लॉग भी करते हैं। वो पिछले मैच में इंग्लैंड की जीत में बहुत बड़ा रोल था उनका, तो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। लेकिन एक खिलाड़ी जो उनको हम लोग छोड़ रहे हैं, विल जैक्स। इंग्लैंड की टीम ना पूरी टूर्नामेंट में लड़खड़ाती हुई दिख रही है, सिवाय विल जैक्स के। विल जैक्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से ये टीम यहाँ तक पहुँची है। और अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 4 मैन ऑफ द मैच विल जैक्स को मिला है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर गलत होगा तो हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो सोचिए कि विल जैक्स जो है वो बहुत क्रूशियल खिलाड़ी है। और जो टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी था वो नीचे आके मैच जिता रहा है इंग्लैंड को, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें सतर्क रहना होगा विल जैक्स से। अगर इंग्लैंड
लास्ट में बैटिंग करती है अगर हम पहले बैटिंग करते तो, और अगर पहले इंग्लैंड बैटिंग करती तो भी हमें सतर्क रहना होगा कि लास्ट के ओवर में आके विल जैक्स अच्छा बल्ला घुमा रहे हैं। हाँ, और बॉलर जो है जोफ्रा आर्चर जो है उनके तरफ से मुझे लग रहा है कि एक शानदार गेंदबाज है। दुनिया में टॉप 5 गेंदबाजों का अगर हम लिस्ट बनाए तो जोफ्रा आर्चर का नाम आता है। तो जोफ्रा आर्चर को कैसे टैकल करना है इसमें हमारे ओपनर को सोचना होगा। अभिषेक शर्मा, फिर बात करना चाहता हूँ अभिषेक शर्मा पे। मैं पता नहीं, टूर्नामेंट के पहले मैच से मैं उन्हें बैक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल में अभिषेक शर्मा का बल्ला चलेगा और जोफ्रा आर्चर को ताबड़तोड़ जवाब देंगे अभिषेक शर्मा। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद ही तब से कर रहे हैं, लेकिन बाकी हम देखते हैं क्या होता है। ऑफ कैमरा मृणाल मुझे एक बात कह रही थी कि भाई मैं जो जॉस बटलर है इंग्लैंड के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ शानदार बल्लेबाज हैं, उनका एक नया नामकरण इन्होंने किया, ये खुद ही बताएंगे, इन्होंने अभी मुझे भी नहीं बताया। लेकिन ये आखिर जॉस बटलर और जो उनके पार्टनर है फिल सॉल्ट, इनकी फॉर्म नहीं है, दोनों की नहीं है। एज अ टीम ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की भी अच्छी नहीं हो रही और इंडिया की भी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन वो साथ निभा ही नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मैच में ओपनिंग कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण रहेगा, और ये मैच अगर इंग्लैंड का आखिरी मैच हुआ तो जॉस बटलर के करियर को कैसे आप देखते हैं? पहले तो नामकरण कर दीजिए आप। देखिए वो तो अब मैं भी भूल गई हूँ वो तो बस आपसे बात करते करते मैंने बोला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद मैंने उसको कंपैरिजन किया था पाकिस्तान के बाबर से। हाँ, तो मेरे को लगता है कि वो अब इंग्लैंड के न्यू बाबर बन गए हैं। हालांकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो उनके फैंस को वो बुरा ज़रूर लग रहा होगा। कहीं ना कहीं मैं भी उन्हें एज ए इंग्लैंड प्लेयर मुझे अच्छे लगते हैं बटलर, तो यस बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इस मैच में भी नहीं खेले तो T20 करियर का तो थोड़ा सा उनके ऊपर मोड़ आ जाएगा। जैसे इंग्लैंड के लोग जाने जाते हैं वो ब्रेक ले, मतलब रिटायरमेंट ले ही लेंगे। तो यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये उनका आखिरी मैच ना हो जाए। लाइक बटलर फैन के हिसाब से तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है। अगर देखिए, अब मैं इंडियन फैन भी हूँ तो मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि चले तो इंडिया के खिलाफ चले, तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हालांकि अगर ये सारी चीज़ें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, खेल ले तो खेल ले, अच्छी बात है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो दोनों टीमों का है ओपनिंग, वो चिंता का विषय बना हुआ है। इंडिया के साथ तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कोई एक ही चल रहा है। यस, कोई एक चल रहा है। अभिषेक के बारे में मैं तो आपको बहुत दिन से बोल रही थी, भाई क्या कर रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। और संजू के बारे में बहुत दिन से भी बोल रही थी कि खिलाइए यार उसको, पुश करिए, बैक करिए, वो खेलता है। तो मुझे अच्छा लगा है कि वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है। मुझे लग रहा है कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी मुझे उनसे ही उम्मीद है, उनसे ही अच्छा है कि हाँ लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हमारे ईशान और अभिषेक भी वापस फॉर्म में आए, क्योंकि उनका भी फॉर्म में आना ज़रूरी है, फाइनल भी बचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नज़र तो इन तीनों पे रखूँगी, लेकिन संजू तो संजू। मैं उज्जवल आपकी तरफ आना चाहूँगा। मिडिल ऑर्डर जो भारत का है, जिसमें मुख्य रूप से तिलक वर्मा आते हैं और सूर्य कुमार यादव, इनका रोल तो इनको पता है, लेकिन फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। अगर दोनों को जल्दी चांस मिल जाता है तो बॉलें ज़्यादा खेल लेते हैं, रना बॉल खेलते हैं। कितना महत्वपूर्ण रहेगा कि एक अच्छा स्टार्ट तो मिले ही, लेकिन बीच में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है दोनों, ये भी अच्छा परफॉर्म करें। फिनिशर्स तो अच्छा कर रहे हैं। पहले मैं अपने साथी मृणाल से डिफर रखूंगा कि जोस बटलर का कंपैरिजन बाबर आजम से ना कीजिए। भाई देखिए, आपस में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। जोस निचले स्तर के खिलाड़ी। जॉस बटलर अगर यहाँ है तो बाबर आजम यहाँ है तो जॉस बटलर बहुत ऊपर है उनसे। समझिए, मैं इस टूर्नामेंट के लिए ना ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के खिलाफ जॉस बटलर का बल्ला ना चले, लेकिन जॉस बटलर बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, मतलब हर फॉर्मेट के शानदार खिलाड़ियों में एक हैं। तो जॉस बटलर से ऊपर उठते हैं। और आपका जो सवाल था कि भारत का मिडिल ऑर्डर, तो ये मुझे थोड़ा चिंता का सबब लगता है। आप परफॉर्मेंस देखिएगा तो ओपनर जैसे संजू चले, उसके बाद से कोई बैट्समैन कंसिस्टेंटली रन नहीं बना रहा है, कोई नहीं, इसलिए हमारा कोलैप्स भी हो जाता है। हाँ, इसलिए कोलैप्स होता है कि, और जो कोलैप्स पूरे टूर्नामेंट में कोलैप्स का चर्चा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ओपनर इसमें फ्लॉप रहे हैं। पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देखिएगा तो ओपनर अभिषेक शर्मा ने अकेले एक तरह से टीम को ढोया है। कभी आप जब ईशान किशन आ गए तो ईशान किशन, उससे पहले जब संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे तो याद होगा कि एक टूर्नामेंट में 2 शतक शायद लगाए थे, तो ओपनर ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया, तब तो ये नीचे आके रन बना लेते हैं। लेकिन अगर ओपनर और वन डाउन के खिलाड़ी आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि सूर्य कुमार यादव खुद, उन पर सवाल ये निशान है कि अगर कई बार कमेंटेटर बोल देते हैं, सीधे सीधे नाम लेके नहीं बोलते हैं कि छोटे टीमों के खिलाफ सूर्य रन बनाते हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि बड़े टीमों के खिलाफ और बड़े मैचों में सूर्य कुमार यादव रन बना के ये दिखाएं कि भारत के जो कप्तान हैं वो बड़े बड़े मैच में, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो,
खुद जिम्मेदारी लेके और बड़े बड़े मैचों को जिताए हैं। तो सूर्या भी ऐसा मुझे लगता है कि करके दिखाएंगे और करना भी चाहिए, नहीं तो सूर्या पे भी सवालिया निशान जो है लगातार जारी रहेगा। भाई बड़ा मैच है और बड़े मैच के दिन ही बड़ा प्लेयर चमकता है। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे प्लेइंग 11 के साथ और टॉस में आखिर इंडिया को क्या करना चाहिए, लेकिन वो जुड़ेंगे आपके साथ कल मैच से जस्ट पहले। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।